अध्याय 4 में अपन ने अध्ययन किया दहन एवं ज्वाला। प्रारंभ में दहन की परिस्थितियां पढ़ी है। मैंने दहन के लिए दहन मतलब किसी वस्तु का जलना, किसी पदार्थ का जलना। तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? कोई भी पदार्थ कब जलता है? तो उसके लिए सबसे पहले ईंधन होना चाहिए या ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए कोई सा भी। ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति भी जरूरी है और ऑक्सीजन कहाँ होती है? वायु में होती है। और ज्वलनताप। ज्वलनताप हमने पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ कब जलना प्रारंभ करता है? जब वह अपने ज्वलनताप पर पहुंच जाता है। हम दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इसके लिए क्रियाकलाप करेंगे। मोमबत्ती से हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमने मोमबत्ती का चित्र देखा। इसमें हमें विभिन्न क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। हमने एक चित्र बनाया। सबसे बाहरी ओर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। पूर्ण दहन क्या होता है? पूर्ण दहन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ बगैर हानिकारक पदार्थ छोड़े, बगैर धुएं के जलता है, वो पूर्ण दहन कहलाता है। तो मोमबत्ती का सबसे जो बाहरी क्षेत्र होता है वो पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है। और जो बाहरी पूर्ण दहन के ठीक अंदर होता है वो आंशिक दहन वाला क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है तो यहाँ पे आके उसका दहन होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बाहरी क्षेत्र तक उसका दहन पूर्ण हो जाता है। और सबसे कम गर्म जहाँ मोमबत्ती जलना शुरू होती है, ये बिना जली मोमबत्ती। मतलब धागा तो जलता नहीं है, धागा है बिना जला हुआ। तो ये बिना जली हुई मोमबत्ती है। इसके बाद इसका आंशिक दहन होता है और उसके बाद पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। तो ये कहलाता है सबसे बाहरी क्षेत्र। और उसके अंदर आंशिक दहन वाला क्षेत्र होता है। और फिर सबसे नीचे मोमबत्ती का बिना जला हुआ, बिना जले हुए मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। हमने पाठ में पढ़ा था कि सोने को पिघलाने के लिए ज्वाला के क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो सबसे बाहरी क्षेत्र का पूर्ण दहन वाला बाहरी क्षेत्र क्यों करते हैं? क्योंकि वह क्षेत्र सबसे गर्म होता है। जब उस क्षेत्र की ज्वाला सोने पर फूंकी जाती है तो सोना पिघल जाता है। अब हम इस मोमबत्ती को देखें। इस मोमबत्ती को देखें, आपको जलती हुई मोमबत्ती दिख रही है। इसमें देखो अलग अलग क्षेत्र दिख रहा है कि नहीं? मोमबत्ती को देखो ध्यान से। सबसे बाहरी क्षेत्र, अच्छा जो बीच में दिख रहा है ये थोड़ा वो काला दिख रहा है, दिख रहा है। और ये पूरा लाल है या नीला, ऊपर आके बिल्कुल नीला हो गया। नीला हो गया मतलब यहाँ पे पूर्ण दहन हो रहा है मोमबत्ती का। और बीच में हमें काला दिख रहा है, ये आंशिक दहन है, मतलब यहाँ पे कार्बन है। और इसके अंदर बिना जला हुआ क्षेत्र दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे मतलब क्या है? बिना जली सबसे आंतरिक भाग जो है। और उसके बाद आंशिक दहन वाला क्षेत्र है। इसे अच्छे से देख लो। जब भी अपन चित्र बनाएंगे मोमबत्ती का, जलती हुई मोमबत्ती का विभिन्न भागों को दर्शाते हुए, तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि सबसे ऊपर जो है वो पूर्ण दहन का क्षेत्र है, उसके बाद आंशिक दहन का क्षेत्र है, और जो सबसे अंदर वाला है वो है बिना दहन वाला क्षेत्र। अब ये तो हमने देख ली मोमबत्ती की संरचना। अब हमें देखना है, एक हमने देख लिया कि ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ जरूरी है दहन के लिए। यदि मोमबत्ती नहीं होती तो हम दहन नहीं कर सकते थे। और जब हमने मोमबत्ती जलाई तो ऐसा नहीं होता कि हमने तीली जलाई और मोमबत्ती जलने लगी। थोड़ी देर लगती है उसे जलाने में, क्योंकि उसका जो धागा है, उसका जो ज्वलनशील पदार्थ है, जब वो ज्वलन ताप पर पहुंचता है, जब वो ज्वलन ताप पर पहुंचता है तभी जलना प्रारंभ करता है। अब एक परिस्थिति बचती है ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति। अब ये हम कैसे देख सकते हैं? अभी जो मोमबत्ती जल रही है तो उसके चारों ओर वायु है। ऑक्सीजन कहाँ होती है? वायु में ही होती है। तो दहन के लिए सबसे बड़ी जो परिस्थिति होती है वो होती है
ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब बगैर वायु की उपस्थिति में यदि मान लो हवा तेज चल रही है तो अपनी मोमबत्ती बुझ जाएगी। लेकिन हवा शांत है, हवा में ऑक्सीजन है, और यदि मान लो बड़े क्षेत्र में आग लगी है तो जितनी तेज हवा चलती है वो आग उतनी तेज बढ़ती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आवश्यक है। इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? हम मोमबत्ती के ऊपर कांच का जार रख देंगे। अब कांच का जार जैसे ही रखेंगे तो जब तक उस जार में ऑक्सीजन रहेगी तब तक वो मोमबत्ती जलती रहेगी, और जैसे ही उसके जार के अंदर की ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो अब हम रखते हैं, ये हमने जार रख दिया, ये देखो तुरंत हो गई। क्योंकि छोटा जार है हमारे पास, कैसा जार है? छोटा। यदि बड़ा जार होता तो मोमबत्ती थोड़ी देर तक जलती। एक और माचिस रखी।